नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमने भारतीय संविधान की दोस्तों जो एम लक्ष्मी जो कांत बुक है, इसमें से दोस्तों आपके सामने एक एमसीक्यू की दोस्तों जो श्रृंखला की शुरुआत की थी। इस एमसीक्यू की श्रृंखला में हम इससे पहले दोस्तों जो पार्ट 1 है दोस्तों वो अपलोड कर चुके थे आप लोगों के सामने। ये दोस्तों पार्ट नंबर 2, जहां से आप दोस्तों किसी भी प्रकार के स्टेट पीएससी की बात करें दोस्तों, चाहे यूपीएससी के एग्जाम की बात हो, किसी भी दोस्तों स्टेट पीएससी का दोस्तों बात हो, चाहे दोस्तों किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की बात हो, गवर्नमेंट एग्जाम की बात हो, यहाँ से दोस्तों आपके कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद हम दोस्तों विभिन्न जो परीक्षाओं में आए हुए दोस्तों जो प्रश्न होंगे, उनकी भी चर्चा आप लोगों के सामने करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने इससे पहले पार्ट 1 में दोस्तों लगभग 20 प्रश्नों की चर्चा कर ली थी। आज हम इस वीडियो में 20 प्रश्नों की चर्चा और करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे दोस्तों प्रश्न की ओर, जो कि आप लोगों के सामने देखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आज का हमारा जो 21वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, दोस्तों वीडियो के अंत तक देखिएगा, जबरदस्त प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों डायरेक्ट यूपीएससी के एग्जाम में या हर एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलते हैं। बात आती है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि सन 1947 ने संविधान सभा की विविध स्थितियां और निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जो कि नई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो भारत का दोस्तों जो स्वतंत्रता अधिनियम था सन 1947 वाला, उसने संविधान सभा की जो विधिक जो स्थिति थी उसमें निम्न में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, ये बात दोस्तों सही है। सन 1947 का जो अधिनियम आया, स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947, उसने कहा कि जो हमारी जो संविधान सभा है वो पूरी तरह से संप्रभु है और वो दोस्तों अपना संविधान स्वयं बना सकती है। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दिया गया। किसको साहब जी? जो संविधान जो सभा थी उसको दोस्तों ये आदेश दिया गया, ये दोस्तों उसे दोस्तों ये शक्ति प्रदान कर दी गई कि ब्रिटिश समय का दोस्तों उस समय जो भी कानून भारत में प्रचलित था या दोस्तों जो भी कानून चल रहे थे, या तो वो उन कानूनों को समाप्त कर सकती थी या उन कानूनों में बदलाव कर सकती थी। किसको अधिकार दिया गया? संविधान सभा को। ये बात भी दोस्तों सही है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। संविधान सभा को एक विधायी निकाय इनके विधायिका का दर्जा भी प्रदान किया गया, ये भी सही बात आती है। जो हमारी संविधान सभा थी वो दो प्रकार से कार्य करती थी, एक है दोस्तों संविधान बनाने का कार्य और एक होती थी दोस्तों संसद का कार्य। इनकी दोस्तों अब कहीं ना कहीं जो हमारी जो संविधान सभा थी उसको भी एक विधायी निकाय घोषित किया गया, अर्थात उसे संसद का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया दोस्तों? संसद का दर्जा दे दिया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है, अर्थात उसे विधायिका का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन एक सही है, बी सही है और सी भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा सही नहीं है, परिवर्तन नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सभा के प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति को अनिवार्य रखा गया। तो देखिए दोस्तों जो गवर्नर जनरल की दोस्तों जो पूर्व अनुमति थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल का तो कोई कार्य रहा ही नहीं था अब। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, सन 1947 के अधिनियम ने संविधान सभा को संप्रभु संस्था बना दिया, जिसके बाद में ब्रिटिश सरकार या गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति या हस्तक्षेप से की कोई भी विधिक आवश्यकता समाप्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, स्रोत एम लक्ष्मीकांत बुक। अगला देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों 22वां आप लोगों के सामने, स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 के पश्चात संविधान सभा के दोहरे दायित्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाई साहब असत्य कथन आप लोगों को छांटना है। क्या सत्य है साहब? असत्य कथन आप लोगों को बताना है। तीन कथन आप लोगों को दिए गए हैं। जब सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर महोदय किया करते थे। कौन करते थे दोस्तों? जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के कार्य करती थी, संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तब इसकी दोस्तों अध्यक्षता दोस्तों जीवी मावलंकर साहब करते थे। क्या ये बात सही है? दोस्तों देखते हैं। जब बैठक आमतौर पर विधायिका, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आम कानूनों को लागू करने वाली, अर्थात इसे संसद का दर्जा दे दिया गया। किसको? संविधान सभा को। सन 1947 का जो अधिनियम था, इस सन 1947 के अधिनियम के द्वारा जो संविधान सभा थी उसको संसद का दर्जा दे दिया गया। अब जब आमतौर पर जो बैठक विधायिका अर्थात संसद के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। दोस्तों क्या ये दोस्तों ये भी कथन सही है? चर्चा करते हैं। ये दोनों कार्य समान दिन एक ही सत्र में संचालित किए जाते थे। क्या ये भी बात सही है कि दोस्तों एक तरफ हमारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था और एक तरफ दोस्तों संसद का कार्य किया जाता था। क्या जो संविधान सभा के जो सदस्य थे जिस दिन संविधान का निर्माण कर रहे होते, क्या उसी दिन दोस्तों सामान्य जो आम जनता के जो कानून थे वो भी उसी दिन किए जाते थे? दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन आपको छांटना है। तो पहला कथन भी भाई साहब असत्य है, ये भी क्या है? असत्य है।
असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य असत्य है, तीनों के तीनों कथन असत्य है। 1 2 3 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों के तीनों गलत है। अच्छा, तीनों के तीनों क्यों गलत है? क्योंकि जब संविधान का निर्माण कर रही होती है तब इसकी अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, और जब ये विधायिका के रूप में कार्य कर रही होती है तब इसकी अध्यक्षता करते हैं साहब जी जी.वी. मावलंकर मोदी। कौन करते हैं? जी.वी. मावलंकर मोदी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये दोनों कार्य समान दिन एक ही दिन में संचालित किए जाते थे। ये बात भी गलत है, अलग अलग दिन दोस्तों ये संचालित किए जाते थे, अलग अलग दिन दोस्तों संचालित किए जाते थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों तीनों के जो प्रश्न है वो उल्टे सुल्टे कर दिए गए, यह बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। डोमिनियन विधायमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी जो संविधान सभा थी, ये जो संविधान सभा थी वही किसका कार्य कर रही थी? वही साहब जी हमारी जो संसद है उसका कार्य कर रही थी, और इसकी दोस्तों जो अध्यक्षता करते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। वो प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? प्रथम बैठक आयोजित होती है साहब जी दोस्तों 17 नवंबर सन 1947 को। कब की बात आती है? लगभग 1 साल बाद में दोस्तों 9 दिसंबर को हमारी दोस्तों संविधान की प्रथम बैठक आयोजित होती है। किसकी? संविधान सभा सन 1946 में आयोजित हुई थी प्रथम बैठक। लगभग देखिए दोस्तों 1 साल से अधिक समय गुजर चुका है। 17 नवंबर सन 1947 ईस्वी को जब देश आजाद हो चुका है, देश आजाद होने के बाद साहब जी देश आजाद होने के बाद में 17 नवंबर सन 1947 की बात आती है, और जी.वी. मावलंकर मोदी दोस्तों इसकी क्या करते साहब जी? अध्यक्षता करते संसद के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डोमिनियन विधानमंडल अर्थात संसद के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर सन 1947 को हुई, और इसके अध्यक्ष दोस्तों जी.वी. मावलंकर मोदी थे। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां नंबर आप लोगों के सामने। देश के विभाजन और मुस्लिम लीग के सदस्यों के हटने के कारण, देखिए देश का विभाजन हुआ सन 1947 में। 9 दिसंबर सन 1946 से अपनी जो संविधान सभा थी वो कार्य कर रही थी। बीच में दोस्तों जो माउंटबेटन योजना आती है, 3 जून जो योजना आती है उसके द्वारा दोस्तों हमारे जो देश आए उसका विभाजन कर दिया जाता है, और विभाजन करने के बाद जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य होते हैं और देश विभाजन देखिएगा, तो देश के विभाजन के कारण और मुस्लिम लीग के सदस्यों की हटने के कारण संविधान सभा की सदस्य संख्या में आए बदलावों के संबंध में निम्न में से कौन सा आंकड़ा सही है? दोस्तों सही आंकड़ा आपको बताना है। तो दोस्तों कुल सीटें 389 थी, घटकर 299 रह गई, ये बात सही है। हमारी जो संविधान सभा की जो कुल सदस्य जो संख्या थी वो 389 थी, घटकर 299 रह जाती है। दोस्तों कहां पर रह जाती है साहब जी? भारत में। कहां रह जाती है? भारत में। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 थी। मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय दोस्तों जो ब्रिटिश प्रांत थे वो ब्रिटिश प्रांत कितने थे साहब जी? 11 थे, और 11 प्रांतों में दोस्तों 11 प्रांतों को दोस्तों 292 सीटों प्लस दोस्तों जो 4 दोस्तों जो चीफ कमिश्नरी थी दोस्तों, क्या थी दोस्तों? चीफ कमिश्नरी थी दोस्तों। इस चीफ कमिश्नरी में बांटा गया 4 सीटों को, जिनकी मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी। ए बी सी डी दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, बी से बलूचिस्तान, सी से दोस्तों कुर्ग और डी से दिल्ली। तो दोस्तों जो 4 296 सीटें थी, अब इनमें से दोस्तों पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, और विभाजन होने के बाद में जो संख्या है 229 रह जाती है। कितनी रह जाती है साहब जी? 229 रह जाती है। देशी रियासतों की संख्या 93 से घटकर दोस्तों 70 रह गई। अब उस समय आप लोगों को पता होगा उस समय जो भारत में जो देशी रियासतें हुआ करती थी 9 दिसंबर सन 1947 के समय, तो कितनी थी साहब जी? 93 देशी रियासतें थी। अब 93 देशी रियासतों में से हुआ क्या दोस्तों की जो 23 रियासतें थी, कितनी साहब जी? 23 जो रियासतें थी साहब ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। इस वजह से जो भारत में जो कितनी बच जाती है? 70 देशी रियासतें बच जाती है। तो उपयुक्त सभी आंकड़ा सकते हैं, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर सत्य कथन आप लोगों से पूछा गया है। जहां तक आप लोगों को पता होगा, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, कैसे कैसे रही थी, मैंने सारी चर्चा आप लोगों से की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 25वां नंबर का प्रश्न। दोस्तों मैं इससे पहले प्रश्न की मैं आगे बढ़ूं आप लोगों से, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो श्रृंखला है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। मैं संविधान का दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों आपके सामने इसे कंप्लीट करने वाला हूं। प्रत्येक फैक्ट की चर्चा करेंगे दोस्तों। हो सकते हैं वीडियो 150 150 के लगभग बन जाए, लेकिन मैं साहब जी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप इससे स्टेट पीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, या फिर दोस्तों छोटे से छोटे दोस्तों एग्जाम की तैयारी करो। हर एग्जाम में आजकल दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। आपको पता है अगर आप एक चपरासी का एग्जाम देने जाते हो तभी दोस्तों उसमें दोस्तों आईआईटी होल्डर बंदे भी बैठते हैं, और आप भी बैठते हो। कक्षा 10वीं का पास का लड़का भी बैठता है, और आईआईटी होल्डर होता है वो भी इसमें बैठता है। तो प्रश्नों का लेवल आजकल दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल आने लग गया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए 25वां नंबर का प्रश्न देखिएगा कि संविधान सभा के दौरान निष्पादित अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों और उनकी संबंधित निम्न तिथियों में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है?
तो संविधान सभा के द्वारा कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियों पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो आपको बताने। तो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, पहली बात की दोस्तों नहीं सुमेलित नहीं है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन मई सन 1949 में किया गया था। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात तो सही आती है। राष्ट्र ध्वज दाता जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे को दोस्तों हमारी संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया था। ये भी बात दोस्तों सही आती है कि 22 जुलाई सन 1947 को जो हमारी संविधान सभा थी इसने अपने तिरंगे को अपनाया था। राष्ट्रीय गान की चर्चा करें तो साहब जी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अपनाया था साहब जी 24 जनवरी सन 1950 को। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी सन 1950 को दोस्तों राष्ट्रपति का दर्जा दिया जाता है या इन्हें राष्ट्रपति चुना जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो हमारा दोस्तों सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है दोस्तों यही गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब जी? ऑप्शन नंबर डी गलत है। डी इस वजह से गलत है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो 24 जनवरी सन 1950 को चुने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा साहब जी? यहाँ पर आएगा 24 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतिम जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। ये 24 जनवरी की डेट वही है दोस्तों जब हमारी संविधान सभा की अंतिम दोस्तों जो बैठक होती है वो भी इसी 24 जनवरी सन 1950 को ही होती है। ये भी बात आपको याद रखनी, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 26वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण काल से जुड़ी सांख्यिकी कथनों पर आपको विचार करना है। तो भारत के संविधान के दोस्तों जो निर्माण काल के बारे में देखिएगा कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 3 कथन आप लोगों को दिए गए, सत्य कथन की आप लोगों को चर्चा करनी है। चलिए संविधान सभा को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। ये बात दोस्तों सही की सही आती है कि संविधान सभा को कितना टाइम लगा साहब जी? 2 वर्ष लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन इसमें लगते हैं। इस पूर्ण अवधि के दौरान संविधान सभा के कुल 15 सत्र या बैठकें आयोजित की गई। दोस्तों सही कथन आप लोगों को चर्चा करनी है, देखते हैं 15 सही है या नहीं है। संविधान निर्माताओं ने लगभग दोस्तों 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक बैठकों पर गंभीर विचार विमर्श किया। सत्य कथन आप लोगों को चर्चा करना है। तो साहब जी इसमें दोस्तों पहला सही है और दोस्तों तीसरा इसमें दोस्तों सही हो जाएगा, दूसरा इसमें गतला होता जाएगा क्योंकि दोस्तों इसमें 11 सत्र थे। दोस्तों कितने सत्र थे? 11 सत्र थे प्लस एक बैठक होती है दोस्तों 24 जनवरी को। कब दोस्तों? 24 जनवरी सन 1950 को एक बैठक आयोजित होती है, अर्थात कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि इसमें 12 सत्र थे। कुल कितने थे साहब जी? कुल मिलाकर इसमें 12 सत्र मान लिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। तो 2 आएगा गलत तो काट दो, 2 आएगा गलत काट दो साहब जी, 2 आ गए गलत काट दो। एक और दोस्तों जो 3 है ये दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और दोस्तों 3 सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है मैंने आप लोगों से चर्चा की। चलिए क्योंकि दोस्तों 114 बैठकें, परंतु इस पर दोस्तों बात करें कुल 11 बैठकें हुई थी, न कि दोस्तों 15। ठीक है। अच्छा 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के पश्चात देखिएगा आप लोगों के सामने वही बात आ गई कि 24 जनवरी सन 1950 को क्या हुई थी? हमारी संविधान सभा थी उसकी अंतिम बैठक हुई थी और 24 जनवरी सन 1950 को ही दोस्तों हमारे दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इन्हें भारत का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक के पश्चात इस सभा का दोस्तों विधिक रूपांतरण किस रूप में हुआ वो आपको बताना है। इसे पूर्णतः भंग कर दिया गया और देश का शासन सेना को सौंप दिया गया, ये बात गलत हो जाएगी। इसके नए आम चुनावों के बाद बनने वाली संसद तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। भाई साहब देखिएगा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब तक दोस्तों हमारे संविधान में दोस्तों संविधान सभा थी, संविधान सभा दोस्तों संसद का कार्य कर रही थी, एक तरफ संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी। अच्छा दोस्तों जो ये अंतरिम जो संसद थी, ये जो संसद थी दोस्तों संविधान सभा ये संसद का रूप में कार्य कर रही थी। मैंने आप लोगों को बताया साहब जी कब से कार्य कर रही थी, बात कर रही थी साहब जी 17 नवंबर सन 1947 से। ठीक है, तो 17 नवंबर सन 1947 की बात आती है, तब से ये कार्य करना शुरू करती है। और दोस्तों भारत में दोस्तों जब तक नए आम चुनाव नहीं हो गए थे तब तक इस दोस्तों संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने देखिएगा। तो अंतिम बैठक संसद निर्माण का अंतिम संसद दोस्तों ठीक है वैसी की वैसी चीज है आप लोगों के सामने। संविधान सभा की बड़ी समितियों और उनके अध्यक्षों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। अब दोस्तों देखिएगा तो संविधान सभा की बड़ी समितियां, दोस्तों संविधान सभा में आप जानते छोटी भी समितियां भी थी और बड़ी भी समितियां थी, तो इनके अध्यक्ष आप लोगों को बताने बड़ी समितियों के।
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ दोस्तों जो फेडरेशन पावर ऑफ कम्युनिटी जो हुआ करती थी, फेडरेशन पावर ऑफ दोस्तों जो कमेटी थी उसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ये बात दोस्तों सही आती है। प्रांतीय जो संविधान सभा जो समिति थी दोस्तों वो थे, उसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे। इसके दोस्तों जो प्रांतीय जो संविधान सभा समिति थी दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति की मैं आप लोगों से बात करूं, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों संचालन समिति, इसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों यहाँ पर सही युग्म सुमेलित आपको करना है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही हो जाएगा। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 B C, 1 2 3 तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सही कथन आपको बताना था, ठीक है। चलिए देखिएगा, संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय दोस्तों संविधान समिति की बात करें तो साहब जी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। संचालन समिति की बात करें जैसे जिसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 29वां नंबर का प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। भाई साहब इस समिति का नाम देखिए, आप समिति का नाम देखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई जो पटेल वही व्यक्ति जिन्होंने प्रांतीय जो संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन वो दोस्तों एक और कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे जिसका नाम आता है साहब जी, उस कमेटी का नाम है मौलिक अधिकारों इनकी फंडामेंटल राइट्स एंड अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति। इसके अंतर्गत गठित उप समितियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा शायद दोस्तों, एक बार दोस्तों आरपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों जो ये समिति थी जिसकी अध्यक्षता की जाती है, इस समिति में 5 उप समितियां बनाई गई थी। पहली बात तो आपको याद रखनी, कितनी बनाई गई थी दोस्तों? 5 उप समितियां बनाई गई थी, ये बात भी आपको याद रखनी। तो समितियां कितनी थी साहब जी? ये जो उप समितियां ये कितनी थी साहब जी? 5 थी। 5 के नाम आपको लोगों को दिए गए, कौन सी बताना है कि कौन सी सही नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए थे दोस्तों जेबी कृपलानी। देखिए मूल जो समिति थी वो मूल समिति के अध्यक्ष कौन है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। समिति का नाम है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इस समिति के अंतर्गत 5 छोटी छोटी समितियां बनाई जाती है, जिनमें से एक आती है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स उप समिति जिसके जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ये बात तो सही आती है। तो दोस्तों सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों एच.सी. मुखर्जी। कौन थे साहब जी? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी वही व्यक्ति है जो कि संविधान सभा के क्या बनते साहब जी? उपाध्यक्ष बनते हैं। और उपाध्यक्ष कब बने थे ये भी मैंने बात आप लोगों को बताई थी। चलिए तो 25 जनवरी आपको याद रखनी है। 25 जनवरी सन 1947 की बात आती है जब दोस्तों इन्हें दोस्तों क्या बना दिया जाता है साहब जी? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। किसका साहब जी? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और एच.सी. मुखर्जी वही व्यक्ति जो कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष भी थे। चलिए अगला देखिएगा भाई साहब, अगला देखिएगा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो सीमांत जनजातीय जो क्षेत्र हुआ करता था इसके लिए दोस्तों एक समिति बनाई गई केवल असम को छोड़कर। किसको छोड़कर साहब जी? असम को छोड़कर। इस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलोई। क्या नाम है साहब जी? गोपीनाथ बोरदोलोई की चर्चा करें तो दोस्तों उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति जो क्षेत्र है, लेकिन उसमें उसमें असम को छोड़ दिया गया। किसको छोड़ दिया गया साहब जी? उसमें असम को छोड़ दिया गया। इसके अध्यक्ष तो गोपीनाथ बारदोलोई, ये बात आपको याद रखनी है। छोड़े गए असम और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति जिसके जो अध्यक्ष वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ये बात गलत हो जाएगी साहब जी, क्या हो जाएगी दोस्तों? छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों की जो उप समिति थी इसके दोस्तों जो अध्यक्ष है ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये बात आपको याद रखनी है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे साहब जी उनका नाम है दोस्तों, यानी कि असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो उप समिति गठित की गई थी एवी जो ठक्कर मोदी थे। कौन थे दोस्तों? एवी ठक्कर जो मोदी थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो उत्तर पूर्वी सीमांत के लिए दोस्तों कौन थे दोस्तों? गोपीनाथ बोरदोलोई थे। अल्पसंख्यक उप समिति की चर्चा करें तो एच.सी. मुखर्जी थे जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बने थे। और मौलिक अधिकार जो उप समिति वो थी कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी, ठीक है। चलिए तो एवी ठक्कर मोदी आपको याद रखना है दोस्तों, एवी ठक्कर।
जो कि किसके सदस्य साहब जी, वो समिति के सदस्य थे। संविधान सभा की लघु और छोटी समितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। छोटी जो समितियां या जिन्हें लघु समितियां कहा जाता है, जिनकी संख्या दोस्तों लगभग 13 के लगभग मानी जाती है, और भी छोटी छोटी समितियां बहुत सारी थी, ठीक है। तो निम्न में से मिलान सही नहीं है। कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष भाई साहब डॉक्टर के एम मुंशी थे दोस्तों। कार्य वर्किंग दोस्तों, वर्किंग संचालन समिति जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, के एम मुंशी। के एम मुंशी वही व्यक्ति जो कि कांग्रेसी सदस्य थे। सदन समिति जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों पी पट्टाभी सीतारामैया। कौन थी दोस्तों, बी पट्टाभी जो सीतारामैया थे, जो कि जो सदन समिति थी दोस्तों उसके अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्र ध्वज दोस्तों देखिएगा, एक है दोस्तों संचालन समिति। कौन है दोस्तों, संचालन समिति। संचालन दोस्तों जो समिति थी, समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर बात तो हो रही है दोस्तों कार्य संचालन समिति की, जिसके अध्यक्ष है दोस्तों के एम मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष कौन है, पट्टाभी सीतारामैया है। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। भाई साहब ये बात गलत हो जाएगी, अम्बेडकर थोड़ी थे भाई साहब इस समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ जो समिति थी, इसके अध्यक्ष भी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब जी, राष्ट्र ध्वज जो हमारा दोस्तों जो तिरंगा था, उस तिरंगे के लिए तदर्थ समिति बनाई गई, एडॉक दोस्तों कमेटी बनाई जाती है। इस एडॉक जो कमेटी थी दोस्तों राष्ट्र ध्वज वाली, इसके जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति जो कि संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी नहीं चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रत्यायक यानी कि क्रेडेंशियल जो समिति थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वही व्यक्ति दोस्तों जो कि हमारे प्रारूप समिति में सदस्य भी बनते हैं। तो प्रत्यायक क्रेडेंशियल दोस्तों जो समिति थी दोस्तों, जिसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये बात आपको याद रखनी है। तो सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे दोस्तों। और राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष दोस्तों बी आर अम्बेडकर न होकर के कौन थे साहब जी, राजेंद्र प्रसाद इसके दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला देखिएगा कि संविधान सभा की कुछ समितियों के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति थे। गौर करना भाई साहब, क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा साहब जी, भविष्य में इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रश्न बनिएगा। देखिएगा कि संविधान सभा की कुछ समितियों के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। गौर करना, ऐसे व्यक्ति जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी कुछ समितियों के अध्यक्ष थे संविधान में। ऐसे गैर सदस्य जो व्यक्ति जो कि उनकी समितियों में कौन सा दोस्तों विकल्प सही सुमेलित है, संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष थे। भाई कितना ब्रांडेड पर्सन है, देखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो तदर्थ समिति आती है साहब जी, इसके लिए दोस्तों जो अध्यक्ष थे दोस्तों एस वर्दाचारी। क्या नाम है साहब जी, एस वर्दाचारी। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों जो तदर्थ समिति थी, इसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे यस वर्दाचारी थे। एकदम सही बात आती, इंपोर्टेंट है, अच्छा पर्सन है। भारतीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति दोस्तों, इसके लिए दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो नलिनी रंजन सरकार थे। कौन है दोस्तों, नलिनी रंजन जो सरकार थे। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा जो संविधान था, संविधान के लिए भी दोस्तों जो कुछ जो फंडामेंटल दोस्तों जो मतलब सॉरी दोस्तों, संविधान के लिए कुछ वित्तीय जो प्रावधान है, कुछ पैसे की व्यवस्था करनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है साहब जी नलिनी रंजन सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों जो एडॉक कमेटी गठित की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो एडॉक कमेटी गठित की गई थी, तदर्थ समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष है साहब जी एस वर्दाचारी। भाषाई प्रांतीय दोस्तों जो आयोग थे, इसके अध्यक्ष थे साहब जी एस केधर। आप सभी जानते हो इनके बारे में। तो भाषाई प्रांतीय दोस्तों जो आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे एस केधर थे। ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर का चयन आप लोगों को करना है। सुमेलित आपको सही वाला छांटना था। तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एडॉक जो समिति थी एस वर्दाचारी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों वित्तीय प्रावधान जो समिति थी दोस्तों, उनका नाम आता है साहब जी नलिनी रंजन सरकार। और भाषाई प्रांतीय दोस्तों जो आयोग था एस केधर अध्यक्ष थे। संविधान सभा के तीनों व्यक्ति दोस्तों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है। इन बंदों में कुछ तो बात रही होगी, ऐसे ही इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ब्रांडेड है दोस्तों, बंदे के बंदे। एस वर्दाचारी, नलिनी रंजन सरकार, एस केधर, ये तीनों ही व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु इन्हें क्रमशः सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों एडॉक समिति, वित्तीय प्रावधान समिति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वाली और भाषा प्रांतीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था।
चलिए अगला देखिएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। अब संविधान सभा में दोस्तों एक कमेटी आती है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे दोस्तों प्रारूप समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति कहा जाता है। इसका गठन दोस्तों 29 अगस्त सन 1947 को होता है। कब होता है? 29 अगस्त सन 1947 की बात आती है। यानी कि यूं कह सकते हो साहब जी कि हमारा जो हमारा देश है वो 15 अगस्त को आजाद होता है। 15 अगस्त को दोस्तों हमारे देश के आजाद होने के लगभग दोस्तों 14 दिन बाद, दोस्तों कब? 14 दिन बाद में दोस्तों इस कमेटी का दोस्तों क्या बनाया जाता है? गठन किया जाता है। तो 29 अगस्त सन 1947 को ये संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। एकदम सही बात है। इसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, ये भी सही बात है। इस समिति के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या 7 थी, ये भी बात दोस्तों सही आती है। सत्य कथन की आप लोगों को चर्चा करनी है, 1 2 3 सारे के सारे सही हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन आजादी के दोस्तों बाद 29 अगस्त सन 1947 को किया जाता है और इसकी जो बैठक है साहब, इसकी जो बैठक आयोजित होती है, प्रथम बैठक की चर्चा करें तो साहब इसकी प्रथम जो बैठक होती है वो 30 अगस्त सन 1947 को आयोजित होती है, 30 अगस्त सन 1947 को, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसमें कुल 6 सदस्य थे दोस्तों। अन्य सदस्य कितने थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे वो इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं और अध्यक्ष बनने के अलावा इसमें दोस्तों 6 सदस्य और भी थे। तो 7 सदस्य थे, कुल सदस्य 7 थे तथा इसे संविधान का मूल ड्राफ्ट तैयार करने को दिया गया था, ठीक है। और सारे के सारे दोस्तों अगर जब भी आप इस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा करें, सदस्यों की चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का नाम याद रखना चाहिए। ज्यादातर दोस्तों संभावना होगी कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से इस प्रारूप समिति के दोस्तों जो सदस्य हैं वो आप लोगों को याद हो जाएंगे। अगला देखिएगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्यों में, देखिएगा संविधान सभा में दोस्तों एक समिति थी ड्राफ्ट कमेटी, 29 अगस्त सन 1947 की बात आती है। इसमें मूल सदस्यों में स्वास्थ्य कारणों, देखिएगा स्वास्थ्य कारणों या मृत्यु के कारण जो परिवर्तन हुए उनके संदर्भ में निम्न में से कौन सा विस्थापन सही सम्मिलित है? एन माधव राव ने बी.एल. मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था। देखिएगा एन माधव राव आए, कौन आए साहब जी? एन माधव राव आते हैं और दोस्तों बी.एल. मित्र ने उनकी जगह ली। बी.एल. मित्र ने इनकी दोस्तों जगह ली, तो मित्र देखिएगा। टी.टी. कृष्णमाचार्य ने सन 1948 में डी.पी. खेतान की दोस्तों मृत्यु के बाद उनकी दोस्तों जगह ली दोस्तों, ये सही बात आती साहब। कौन आते दोस्तों? तो दोस्तों देखिएगा कृष्णमाचारी के, डी.पी. खेतान दोस्तों खेतान, ठीक है। ये दोस्तों कृष्णमाचारी, ये एकदम सही बात है। तो इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते दोस्तों जो एम थे एन माधव राव, इनका कहा जाता है कि संविधान सभा के निर्माण के दौरान प्रारूप समिति के जो सदस्य थे दोस्तों एन माधव राव, इनका दोस्तों स्वास्थ्य खराब हो जाता है और स्वास्थ्य कारणों के चलते ही अपना त्याग पत्र देते थे। इस वजह से दोस्तों जो समिति होती है दोस्तों हमारी प्रारूप समिति, उस समिति में एक नया सदस्य चुना जाता है जिनका नाम है साहब जी बी.एल. मित्र। क्या नाम है? तो किसको लेंगे साहब जी? जो मित्र होगा उसी को लेंगे। तो माधव राव ने अपना दोस्तों मित्र खेत भेज दिया। तो देखिएगा माधव राव की दोस्तों जो स्पेलिंग आती है माधव राव, देखिएगा इसको दोस्तों गौर कहिएगा, माधव राव की जगह कौन आते हैं? मित्रा आते हैं। कौन आते हैं? मित्रा। तो देखिए एम गया तो एम आया, कौन गया साहब जी? एम गया तो एम आया और इधर से कृष्णमाचारी गए, कौन गए? कृष्णा माचारी, कृष्णमाचारी जाते हैं तो के जाता है और कौन आ जाता है? जी खेतान आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? खेतान आ जाते हैं। तो दोस्तों के गया तो के आ गया, तो ये बात आ गई। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। मुझे कहते ना कि मुझे तो बड़े दुख के साथ में क्या हो रहा है? खेद हो रहा है कि भाई साहब तुम तो चल बसे। तो खेतान में तो बड़ा दुख के खेद हुआ, तो इनकी मृत्यु हुई थी। उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते ए और बी दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला देखिएगा प्रारूप समिति की कार्यकारिणी और समय समय पर समय संबंध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है, सत्य कथन आप लोगों को बताना है। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद में प्रारूप समिति ने भारत के संविधान सभा का पहला प्रारूप फरवरी सन 1948 में प्रकाशित किया। यह बात भी दोस्तों सही बात आती है कि विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर दोस्तों जो जितनी भी समितियां थी लगभग दोस्तों 8 बड़ी समितियां थी,
13 जो छोटी समितियां थी, इनके द्वारा दोस्तों जो भी प्रस्ताव दोस्तों दिए गए दोस्तों किसको, प्रारूप समिति को, उस प्रारूप समिति ने उन पर विचार विमर्श किया और कहा जाता है कि लगभग दोस्तों फरवरी सन 1948 को इसे दोस्तों प्रकाशित किया जाता है। इसके प्रथम प्रारूप को कब, प्रथम प्रारूप 1947 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 1 वर्ष यानी कि 12 माह का समय दिया गया। ये बात गलत हो जाएगी। लगभग दोस्तों मात्र थोड़ा बहुत समय दिया गया था, 1 वर्ष नहीं। प्रारूप समिति ने अपना दूसरा प्रारूप अक्टूबर सन 1948 में प्रकाशित किया और अपना काम पूरा करने में मात्र 6 महीने से भी कम समय लिया। ये भी दोस्तों देखिएगा कि प्रारूप समिति ने अपना दोस्तों जो पहला प्रारूप था वो फरवरी सन 1948 में और दूसरा जो प्रारूप था वो अक्टूबर सन 1948 में दोस्तों प्रकाशित किया था। ठीक है, तो लगभग 6 महीने का समय दोस्तों दिया था, 1 वर्ष का जो समय दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सत्य कथन आपको बताना है, 1 और 2 तो 3 ही यहाँ पर सत्य, दूसरा ऑप्शन दोस्तों जो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कि जनता को चर्चा और संशोधनों के लिए दोस्तों 8 महीने का समय दिया गया था। सॉरी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि 6 महीने का समय दोस्तों वो गलत है, 6 महीने का नहीं बल्कि 8 महीने का समय दिया गया था दोस्तों जनता को। जनता को चर्चा और संशोधन करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। पहला प्रारूप दोस्तों सन 1948 में प्रकाशित किया जाता है साहब जी, फरवरी सन 1948 में, और दूसरा जो प्रारूप है वो अक्टूबर सन 1948 में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, समिति ने कुल लगभग दोस्तों 141 बैठकें आयोजित की। कितनी बैठकें आयोजित की? 141 बैठकें आयोजित की और 141 बैठकों में 6 महीने से भी कम समय में दोस्तों इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया। तो बात हुई दोस्तों फरवरी की, कब? फरवरी सन 1948 में पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाता है। फिर दोस्तों अक्टूबर सन 1948 ईस्वी की बात आती है जब इसका दोस्तों सेकंड दोस्तों जो ड्राफ्ट है दोस्तों ये प्रकाशित किया जाता है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट आपको याद रखना है फरवरी सन 1948 में, सेकंड याद रखना है अक्टूबर सन 1948 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों के सामने दोस्तों कि संविधान सभा के पटल पर संविधान के प्रारूप के वचनों यानी कि दोस्तों रीडिंग्स के संबंध में निम्न कथनों पर चर्चा आप लोगों को करनी है। संविधान सभा के पटल पर जैसे हमारा दोस्तों जो भारत का जो संविधान का जो प्रारूप है वो रखा जाता है, तो इसका दोस्तों कहा जाता है इसका 3 बार वाचन हुआ था। कितनी बार वाचन हुआ था? 3 बार वाचन इसका होते हैं। दोस्तों चर्चा करते हैं कब कब हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर ने सभा का 4 नवंबर सन 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रथम जो प्रारूप है वो फरवरी सन 1948 में पेश किया जाता है। द्वितीय जो प्रारूप है दोस्तों अक्टूबर सन 1900 फर्स्ट कब दोस्तों फर्स्ट आयोजित किया जाता है फरवरी में, फरवरी सन 1948 में। और जो सेकंड जो प्रारूप है वो अक्टूबर सन 1900 से 48 की बात आती है में पेश किया जाता है। लेकिन जो अंतिम प्रारूप है दोस्तों जो तीसरा नंबर का जो प्रारूप है ये बात आती है साहब जी 4 नवंबर की, 4 नवंबर सन 1948 को पेश किया जाता है। अंतिम प्रारूप पेश किया गया जिसे दोस्तों संविधान का प्रथम वाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी? संविधान का प्रथम वाचन कहा जाता है। ये एकदम सही बात आती है। संविधान का खंडवार यानी कि क्लासिकल क्लॉज बाय ऑफ क्लॉज, संविधान का खंडवार यानी कि क्लॉज बाय क्लॉज पर विचार करने का कार्य द्वितीय वाचन के दौरान हुआ। यानी कि संविधान का खंडवार वाचन का मतलब है दोस्तों कि छोटे छोटे टुकड़ों में से दोस्तों संविधान को बांटा गया और उन पर छोटे छोटे टुकड़ों पर दोस्तों बसबाजी की गई। क्या किया गया दोस्तों? उनका वाचन किया गया जिसे दोस्तों द्वितीय वाचन कहा जाता है, जो कि दोस्तों लगभग 1 वर्ष तक यानी कि दोस्तों नवंबर सन 1947 से 48 से नवंबर सन 1949 तक चला था। ये बात भी सही आती है। तो 4 नवंबर को दोस्तों प्रथम वाचन किया जाता है सन 1948 को, और दोस्तों 4 नवंबर के बाद में दोस्तों ये लगभग 10 से 8 से दिन चलता है। फिर उसके बाद में नवंबर सन 1948 से नवंबर सन 1949 तक दोस्तों इसका द्वितीय वाचन शुरू होता है। ठीक है, द्वितीय वाचन के दौरान कुल दोस्तों 7653 संशोधनों का प्रस्ताव आया जिनमें संविधान सभा द्वारा 100% चर्चा के बाद ही पारित किया गया। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा दोस्तों गलत है, पहला सही है दोस्तों और दूसरा सही है। बाकी दोस्तों इसमें दोस्तों सत्य कथन आप लोगों को बताना है, तो 1 और 2 दोनों सत्य, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है। चर्चा करते हैं साहब जी क्यों गलत है कि साहब जी इसमें दोस्तों कुल दोस्तों 7653 संशोधनों में से दोस्तों वास्तव में केवल 2473 जो संशोधन आए थे इन पर ही संविधान सभा ने प्रत्यक्ष रूप से चर्चा हुई थी, सभी पर नहीं हुई थी। प्रथम और द्वितीय वाचन की दोस्तों तिथियां और दोस्तों विवरण बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला देखिएगा, संविधान के निर्माण के अंतिम चरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है आप लोगों को बताना है। तो संविधान निर्माण का दोस्तों अंतिम चरण चल रहा था, अंतिम चरण संविधान का तीसरी बार
14 नवंबर सन 1949 से दोस्तों विचार शुरू हुआ था दोस्तों, ये बात तो सही आती है। संविधान सभा पर दोस्तों तीसरी बार दोस्तों जो वाचन किया जाता है, वो वाचन किया जाता है 14 नवंबर सन 1949 को शुरू होता है। अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बाय पास्ड नामक दोस्तों ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पेश किया। ये बात भी दोस्तों सही आता है दोस्तों। तो संविधान का जब अंतिम चरण चल रहा था तब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन एज द सेटल बाय द असेंबली दोस्तों बाय पास्ड नामक एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। 26 नवंबर सन 1949 को यह प्रस्ताव पारित घोषित किया गया और इस दिन सभा ने सभी 299 सदा उपस्थित सदस्यों ने, जिन्होंने दोस्तों इस पर दोस्तों हस्ताक्षर किए। भाई साहब दोस्तों आपको पता होगा 24 नवंबर सन 1949 को 299 सदस्य इसमें साइन थोड़ी करते हैं, 284 सदस्यों ने इसमें साइन किया था। कितने ने किया था साहब जी? 284 ने किया था। इस वजह से भाई साहब तीसरा जो ऑप्शन है ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है 299 जो सदस्य रह गए थे संविधान के विभाजन होने के बाद में, तो 299 ने साइन नहीं किए थे, 284 जो सदस्य थे उनके द्वारा इस पर साइन किया जाता है। 26 नवंबर सन 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां दोस्तों इसमें शामिल थी दोस्तों, और 10 भाग इसमें शामिल थे। ये बात आपको याद रखनी है। 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी। चलो 22 भाग। चले, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा साहब जी। 299 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, 284 सदस्य ने इसमें शामिल किए थे। ठीक है दोस्तों, 284 थे, न कि 299। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों चर्चा करने योग्य है। ठीक है, चर्चा कर रहे हैं। पानी पी ले भाई। अच्छा, देखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा में दोस्तों बी आर अम्बेडकर, दोस्तों संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर की अद्वितीय भूमिका के संदर्भ में निम्न में से दी गई उपमाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है, और दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो आपको चर्चा करनी है। भारतीय दोस्तों सभा में दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्हें दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही आता है। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार की वास्तु दोस्तों चीफ आर्टिस्ट के रूप में भी दोस्तों पहचाना जाता है। दोस्तों मुख्य वास्तुकार दोस्तों यही थे। कौन थे दोस्तों? बी आर जो अम्बेडकर थे, वही इसे दोस्तों बी आर अम्बेडकर दोस्तों भारत का संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है, आर्किटेक्ट माना जाता है, आर्किटेक्ट। ठीक है, सभा उनकी वर्तमान तर्कसंगत प्रभावशाली दलितों के कारण कुछ आलोचकों द्वारा उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। सभा में उनकी तर्कसंगति प्रभावशील दलितों के कारण कुछ आलोचकों द्वारा उन्हें आधुनिक मनु की दोस्तों संज्ञा भी दी गई थी। ये भी बात दोस्तों सही देखने को मिलती है। एक भी सही है, दो भी सही और तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, संविधान सभा के जनक भी उन्हें कहा जाता है, साथ में उन्हें दोस्तों भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों चीफ आर्किटेक्ट की बात करें, न कि चीफ ड्राफ्टमैन की दोस्तों। ठीक है, तो चीफ आर्किटेक्ट आपको याद रखना है। उपयुक्त में से 1 2 3 तीनों के तीनों सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, क्यों हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिएगा, 1 2 3 तीनों सही है। डी, बी आर अम्बेडकर को उनके मान विधायक योगदान के कारण संविधान सभा का जनक, मुख्य वास्तुकार और आधुनिक मनी, इन तीनों के नाम से उसे जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को, गौर करना दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न और आप लोगों के लिए तो इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। चलिए देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने का आधिकारिक निर्णय किस वर्ष लिया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। सन 1950 में गलत बात हो जाएगी। सन 1915 में 2015 में नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर 2 तो बी है वो दोस्तों सही बात हो जाएगी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कब निर्णय लिया गया साहब जी? दिया गया 2015 में निर्णय लिया जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है साहब जी? गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
भारत सरकार ने गौर करना दोस्तों 19 नवंबर को, कब दोस्तों 19 नवंबर को, 19 नवंबर सन 2015 की बात आती है दोस्तों, जब इसे आधिकारिक सूचना इसकी जारी की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान जो दिवस है साहब जी, वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन संविधान दोस्तों मनाने की जो घोषणा है वो आधिकारिक सूचना कब जारी की जाती है? तो बात आपको याद रखना है साहब जी, 19 नवंबर 2015 को इसकी आधिकारिक सूचना जारी की जाती है, लेकिन मनाया जाता है साहब जी 26 नवंबर को, संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अपनाए जाने के साथ ही निम्न में से कौन से प्रावधान स्वतः यानी कि ऑटोमेटिकली प्रभावी रूप से लागू हो गए थे? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन कौन से लागू हुए थे दोस्तों, ठीक है, देखिएगा। तो नागरिकता से संबंधित दोस्तों जो अधिनियम थे दोस्तों, आर्टिकल नंबर दोस्तों 5, 6, 7, 8 और 9, तीनों के तीनों दोस्तों जब दोस्तों 26 नवंबर सन 1949 की बात आती दोस्तों, तभी दोस्तों ये लागू हो गए थे दोस्तों, है ना। और निर्वाचन की बात करें तो दोस्तों निर्वाचन से यानी कि दोस्तों चुनाव का दोस्तों जो अधिनियम था, सॉरी दोस्तों जो आर्टिकल था, आर्टिकल 324, वो भी दोस्तों लागू कर दिया जाता है। अस्थायी और परिवर्तनशील दोस्तों जो नियम और दोस्तों जो लघु शीर्षक है वो भी लागू किए गए थे, मौलिक अधिकार इसमें लागू नहीं किए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार इसमें लागू नहीं किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 भाई देखो, ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा कि 26 नवंबर सन 1949 को नागरिकता चुनाव जो कि आर्टिकल 324 आता है, ठीक है, तदर्थ संसद और अस्थायी और परिवर्तनशील दोस्तों जो नियम है, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60 दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों वैकेंसी हुई थी दोस्तों राजस्थान में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति की दोस्तों जो शपथ का दोस्तों जो प्रारूप है वो कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो साहब ये जो आर्टिकल जो 60 आता है इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का प्रारूप देखने को मिलता है। पर आर्टिकल 324 दोस्तों परंतु व्याख्यात्मक रूप से मौलिक अधिकार संविधान के शेष मुख्य प्रावधान 26 नवंबर सन 1950 को जारी किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान के मुंह पूर्ण प्रवर्तन के लिए 26 नवंबर सन 1950 के दिन को ही क्यों चुने जाने का तो मुख्य ऐतिहासिक कारण क्या था साहब जी? इनकी संविधान का पूर्ण परिवर्तन की तो कमेंसमेंट दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 की बात आती है। इसको ही क्यों चुना गया? आखिर 26 जनवरी में ऐसा क्या था साहब जी? इसी दिन सन 1930 में, सभी इसी दिन सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, भारतीय दोस्तों जो राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करती थी इसका जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जो कि दिसंबर सन 1929 में हुआ था, के संकल्प के आधार पर प्रथम पूर्ण स्वराज इसी दिवस मनाया गया था। इस वजह से 26 जो जनवरी की जो डेट रखी गई थी वो इसी वजह से रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों ये जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी दोस्तों JL नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसके दोस्तों? ये जो लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिएगा भारतीय संविधान के लागू होने यानी कि 26 जनवरी सन 1950 के साथ ही निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन अधिनियम पूर्णतः निरसित या समाप्त हो गए थे? भाई साहब बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947, भारत शासन अधिनियम सन 1935, एबो बी एबो एबोलिशन ऑफ द प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट सन 1949। तो भाई साहब इसमें जो पहला और तो दूसरा है तो ये समाप्त कर दिए गए थे। तो पहला तो उत्तर सही हो जाएगा, भारत का जो स्वतंत्रता जो अधिनियम सन 1947 था ये भी तो इसमें क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है पूरी तरह से। और भारत शासन अधिनियम जो सन 1935 था दोस्तों ये भी इसे समाप्त कर दिया जाता है। जैसे ही दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है, उसके साथ में दोस्तों सन 1947 का जो अधिनियम है और भारत शासन अधिनियम जो सन 1935 है इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो एबोलिएशन ऑफ द प्रीवी काउंसिल दोस्तों जुरिडिक्शन दोस्तों जो एक्ट जो सन 1949 एक्ट है इसे समाप्त नहीं किया गया था। ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें एक और दो दोनों समाप्त कर दिए गए थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा
कांग्रेस की विशेष समिति, भाई साहब ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों से भविष्य में क्वेश्चन बनेगा, भाई साहब लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट भविष्य का प्रश्न है कि कांग्रेस की विशेष समिति जिसका नाम है दोस्तों एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द पर्पज, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों कांग्रेस, तो एक्सपर्ट कम्युनिटी ऑफ द जो कांग्रेस है, कांग्रेस की विशेषज्ञ इस समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार आप लोगों को करना है और दोस्तों सत्य कथन आप लोगों को चयन करना है। तो साहब जिसमें से दोस्तों जो सत्य कथन वो आप लोगों से कौन सा है देखेगा। इसका गठन दोस्तों 8 जुलाई सन 1946 ईस्वी को किया जाता है। कब दोस्तों? कांग्रेस की जो विशेष समिति थी इसका गठन किया जाता है साहब जी 8 जुलाई को। कब? 8 जुलाई सन 1946 ईस्वी को बात आती है, अर्थात कहा जा सकता है कि संविधान के निर्माण से पहले ही। कब दोस्तों? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है उससे कई समय पहले ही, अर्थात 8 जुलाई सन 1946 ईस्वी की बात आती है, जब संविधान ने दोस्तों कांग्रेस ने कांग्रेस की विशेष समिति गठित कर दी थी साहब जी 8 जुलाई सन 1946 को गठन किया गया। तब संविधान सभा के लिए वास्तविक चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। आपको पता है दोस्तों जुलाई और अगस्त का जो महीना था दोस्तों, जुलाई अगस्त में जो संविधान सभा के जो चुनाव हो रहे थे उसी समय दोस्तों जो कांग्रेस थी उसने अपनी समिति का गठन कर दिया था। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान सभा के लिए प्रारंभिक मसौदा और प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना था। ये भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है। इस समिति का दोस्तों उद्देश्य क्या था साहब जी? इस समिति का जो उद्देश्य यही था दोस्तों कि क्या किया जाए दोस्तों कि संविधान सभा के लिए जो प्रारंभिक मसौदा दोस्तों तैयार करना और प्रक्रियाओं का दोस्तों जो रूपरेखा है उसको तैयार करना, इसका दोस्तों मकसद रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात आती है, जवाहरलाल दोस्तों जो नेहरू थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे। साथ में कृष्ण कृपलानी को भी के बाद इसके सदस्य एवं संयोजक के रूप में इसमें शामिल किया गया था। तो दोस्तों और बाद में कृष्ण कृपलानी, ठीक है, उनको भी के बाद को इनको बाद में इसके सदस्य और दोस्तों संयोजक के रूप में इसमें शामिल किया गया था। सत्य कथन आपको चर्चा करनी है तो साहब जी ए बी और दोस्तों सी तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कांग्रेस की विशेष समिति 8 जुलाई सन 1946 को गठित की जाती है साहब जी दोस्तों, जिसके बाद में दोस्तों जो अध्यक्ष साहब जी वो जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। कुल सदस्य की बात करें तो साहब जिसमें कुल सदस्य 8 सदस्य थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। और बाद में कृष्ण कृपलानी को दोस्तों सह-संयोजित इसमें दोस्तों को-ऑप्टेटेड कर सदस्य दोस्तों इसमें संयोजक बनाया गया। संविधान सभा के होमवर्क को अपना आसान किया गया तथा तीनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये अच्छा प्रश्न भाई साहब, ये और अच्छा प्रश्न है इसके बारे में। कौन सा व्यक्ति कांग्रेस की विशेष समिति जो कि दोस्तों सन 1946 में 8 जुलाई को गठित की जाती है। कब दोस्तों? 8 जुलाई सन 1946 को दोस्तों कांग्रेस की जो विशेष समिति गठित की गई, इसके सदस्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो साहब जी मैंने कहा कि दोस्तों इसमें कुल सदस्य 8 थे, बाद में कृष्ण कृपलानी को भी इसमें शामिल किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। जब संविधान का दोस्तों जो निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके चुनाव आयोजित हो रहे थे दोस्तों, उस समय की बात आती है। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जो सीटें जीती थी और जो छोटे छोटे जो दल हुआ करते थे जिन्होंने 15 सीटें जीती थी। के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी अंगर इसके सदस्य माने जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा के एम मुंशी वही व्यक्ति जो कि दोस्तों प्रारूप समिति में भी सदस्य थे, ठीक है, और इसमें भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। किसमें? कांग्रेस की विशेष समिति में। एन गोपाल स्वामी तो जो अय्यर आते हैं वो भी दोस्तों इसमें सदस्य थे, ये बात तो सही है साहब जी। एम आसफ अली और हुमायूं कबीर को भी इसमें सदस्य चुना जाता है। तो दोस्तों एम आसफ अली और हुमायूं जो कबीर थे वो भी इसके सदस्य थे दोस्तों। डी आर गाडगिल भी तो इसके सदस्य थे और के संतानम भी जो इसके दोस्तों सदस्य थे दोस्तों। के संतानम वही व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने बाद में चल के दोस्तों संतान जो आयोग गठित किया जाता है, ठीक है, भ्रष्टाचार से संबंधित। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और तो बी आर अम्बेडकर इसके दोस्तों सदस्य थे। भाई साहब ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। बी आर अम्बेडकर कभी भी समिति के दोस्तों सदस्य नहीं थे, ठीक है। कांग्रेस की विशेष समिति में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, के एम मुंशी, अयंगर दोस्तों, केटी सेठ दोस्तों, ये दोस्तों केटी सेठ आपको देखना है दोस्तों। एनवी दोस्तों जो डी आर जो गाडगिल थे वो भी इसमें सदस्य थे दोस्तों। हुमायूं कबीर इसमें सदस्य थे दोस्तों और संतानम दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सदस्य हो गए दोस्तों। डॉक्टर सिन्हा और डॉक्टर अंबेडकर दलीय विशेष समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों के संतानम इसके सदस्य थे दोस्तों। डी आर गाडगिल दोस्तों आपको याद रखना है। एम आसफ अली आपको याद रखना है। हुमायूं कबीर आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। आसफ अली दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा ये थे नहीं तो दोस्तों, बल्कि एन गोपाल स्वामी अयंगर आपको याद रखने, के एम मुंशी आपको याद रखना है।
अमेरिकी संविधान दोस्तों यार ना कृष्णावल्ली को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया था बाद में सदस्य के रूप में। ठीक है, अमेरिकी संवैधानिक संवैधानिक विशेषज्ञ डॉक्टर ग्रेनविल ऑस्टिन ने कांग्रेस की विशेष समिति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला था। यानी कि दोस्तों जो ग्रेनविल दोस्तों जो ऑस्टिन आते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जब मैंने आरपीएससी के 40 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन आप लोगों से किया था, तब दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में मैंने आप लोगों से बहुत बहुत शानदार शानदार बातें आप लोगों को बताई थी। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट जाकर नहीं देखी है तो साहब जी आप हमारे एसएसटी विद हेमराज चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखेगा भारतीय संविधान की, जिसमें हमने आरपीएससी के 40 पेपरों का सॉल्यूशन किया था, जहां से हर एग्जाम में हूबहू कट कॉपी पेस्ट पर्सन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हमने दोस्तों टॉपिक वाइजेशन क्लास शुरू की आप लोगों के लिए। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो कांग्रेस की जो विशेष समिति थी, तो विशेषज्ञ समिति सन 1946 वाली, जो कि 8 जुलाई को गठित की जाती है, 8 सदस्य होते हैं, जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष होते हैं, तो को प्रतिपादित करते हुए कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला था। यह समिति भारत को विभाजन की ओर ले जाने वाली मुख्य विधिक इकाई थी। कौन दोस्तों? ये समिति ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला साहब जी? ग्रेनविल दोस्तों जो ऑस्टिन ने इस समिति के बारे में दोस्तों निष्कर्ष निकाला, तो कौन सा निष्कर्ष निकाला था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो ये समिति थी दोस्तों कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, ये दोस्तों कहीं ना कहीं वर्तमान का दोस्तों जो संविधान है उसकी उपलब्धि तक भारत को पहुंचाने में दोस्तों जो सबसे बड़ा कार्य किया वो इसी कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति ने किया था। कौन कहते हैं? दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन इस बात को स्वीकार करते हैं। चलिए अगला देखिएगा, आलोचकों के द्वारा संविधान सभा की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों की इस तर्क का मुख्य विधिक आधार क्या था? इसके सदस्यों का चुनाव भारत के आम लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इस वजह से इसे दोस्तों एक प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी। कौन कहते हैं? साहब जी भारत की जो जनता है संविधान सभा के दोस्तों जो सदस्य थे उसको इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि जो आम जनता थी उसके जो आम जनता के जो लोग थे उन्होंने इसे वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना था, तो इस वजह से दोस्तों एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ठीक है, अगला देखिएगा, संविधान सभा की आलोचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को चर्चा करना है और सत्य कथन आप लोगों को चर्चा करनी है। आलोचकों के अनुसार ये एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था दोस्तों। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही बात आती है। ये भी आरोप लगाया जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकें आयोजित करने से पूर्व ब्रिटिश सरकार से इजाजत या अनुमति लेती थी। कहीं न कहीं दोस्तों जो हमारी जो संविधान सभा थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर ही दोस्तों ये निर्वाचित हुई थी। ये भी दोस्तों सही बात आती है। इस प्रकार से ये एक प्रकार से संप्रभु संस्था नहीं थी। कहीं न कहीं जो हमारी जो संविधान सभा की जो बैठकें होती थी, अब देखिएगा उस समय जो ब्रिटिश राज चल रहा था और ब्रिटिश राज चलते-चलते के कारण ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व हमारे ऊपर था, यहाँ के निवासियों के ऊपर था, यहाँ के जो बड़े-बड़े जो व्यक्ति थे उनके ऊपर इसका दोस्तों क्या था दोस्तों दबाव था। तो दबाव के चलते उन्होंने ये दोस्तों जो सलाह वो किससे लेते थे? अंग्रेज अधिकारियों से सलाह लेते थे। तो कहीं न कहीं जो ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी इजाजत या अनुमति भी लेते थे। दोस्तों कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इस वजह से दोस्तों इसकी आलोचना की जाती है हमारी संविधान सभा की। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने है कि संविधान सभा के एक सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने संविधान निर्माण में अत्यधिक समय लगने के कारण अवमानना या असंतोष दर्शाने के लिए प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमीटिंग हेतु कौन सा नाम गढ़ा था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिए संविधान सभा के एक सदस्य आते हैं जिनका नाम है निराजुद्दीन अहमद। क्या नाम आता है साहब जी? निराजुद्दीन जो अहमद थे, इन्होंने संविधान निर्माण में अत्यधिक समय लगा। आपको पता है 2 वर्ष 11 महीने की बात आती है साहब जी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की बात आती है। 18 दिनों में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की बात आती है। ठीक है, जब 2 वर्ष, ठीक है, तब दोस्तों 2 वर्ष में जो लगा, इसके कारण दोस्तों जो निराजुद्दीन जो अहमद थे, इन्होंने दोस्तों इसकी अवमानना की। किसकी साहब जी की? प्रारूप समिति को। और प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए इसे दोस्तों अपवहन दोस्तों समिति कहा था दोस्तों। ड्रिफ्टिंग कमेटी के नाम से इसे जाना गया। क्या कहा दोस्तों इन्होंने? किसने कहा साहब जी? निराजुद्दीन जो अहमद थे, इन्होंने प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी था, इसे दोस्तों ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा गया। ठीक है, अपवहन समिति कहा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखिएगा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है।
सभा ही कांग्रेस है और दोस्तों कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभुत्व की गई ये प्रसिद्ध तीखी टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? कहने का मतलब है कि संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय थी, क्योंकि आपको पता है उस समय जब देश हमारा आजाद हो रहा था तो उस समय जो भारत में जो सबसे बड़ा जो दल था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टक्कर में कोई भी दल उस समय था ही नहीं। आपको पता है कहीं न कहीं जो छोटे-छोटे जो दल थे उस समय तो जैसे कि मैं महासभा की मैं आप लोगों से चर्चा करूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की आप लोगों से चर्चा करूँ, जनता पार्टी तो बहुत बाद में आई थी, उस समय तो बहुत कम थी। तो ये जो समिति है जो जो दल थे वो थे ही नहीं, तो वाकई अगर थे भी तो छोटे-छोटे दल थे, तो ये छोटे दल थे नहीं थे। बड़ा दल था जिसका नाम है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही। आप दोस्तों देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़ा दल था, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि सपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कौन कहते हैं साहब जी? कहने का कार्य करते दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन वही व्यक्ति है दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन जो कि दोस्तों एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान आते हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों क्या किया है दोस्तों विवेचन किया है। इसके बारे में दोस्तों बहुत बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने रिसर्च भी किया था। सब चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूँ। चलिए, आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान के अत्यधिक विशाल आकार और विस्तृत विलेख और अत्यधिक जटिल और विधिक भाषा के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो संविधान सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का अत्यधिक प्रभुत्व और बोलबाला था। इस वजह से कहा जाता है कि दोस्तों जो हमारा जो संविधान है कहीं ना कहीं वकीलों का स्वर्ग भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो इसे दोस्तों वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। जैसे एक कथन आता है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय संविधान सभा के जो सांप्रदायिक चरित्र पर यह संकुचित टिप्पणी किसके द्वारा, किस ब्रिटिश राजनेता के द्वारा की जाती है? तो विंस्टन चर्चिल। ये विंस्टन चर्चिल वही व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों फुलटन भाषण दिया था, आप लोगों को पता होगा। विंस्टन चर्चिल वही व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों जिन्हें फुलटन भाषण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? फुलटन भाषण के लिए जाना जाता है। इस व्यक्ति के द्वारा फुलटन भाषण दिया जाता है। तो ये फुलटन तो विंस्टन चर्चिल से इन्होंने कहा था कि संविधान सभा भारत के दोस्तों केवल एक बड़े समुदाय का दोस्तों प्रतिनिधित्व करते हैं, आम जनता का नहीं करती, जो गरीब व्यक्ति उनका दोस्तों ये दोस्तों प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो आज के लिए दोस्तों लगभग हमने आप लोगों से पता होगा 30 प्रश्नों की दोस्तों हमने चर्चा कर ली। 30 प्रश्न आप लोगों के सामने किए। इससे पहला दोस्तों जो पार्ट 1 था इसमें हमने दोस्तों 20 प्रश्न किए थे। लगभग हमारे दोस्तों 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। हम दोस्तों 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें लगभग 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारी संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद में अगर आप चाहे तो दोस्तों हम दोस्तों कुछ प्रश्न लेकर आ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एम बेनीवाल सर के जो नोट्स आते हैं उनसे संबंधित हम प्रश्न लेकर आ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो दोस्तों हम पीवाईक्यू भी क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं। दोस्तों पीवाईक्यू जो कि विभिन्न एग्जामों में अभी तक दोस्तों पूछे जा चुके हैं संविधान सभा से संबंधित। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब तो दोस्तों कर ही लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। तो दोस्तों धन्यवाद।